नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। क्लास 10 सेट 1 आपका ये विज्ञान है। आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा एग्जाम के लिए, 40 पूर्णांक, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से आना है। हम लोग जल्दी सारे सेट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो देखिए, लेंस बनाने के लिए जल का प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी होता है, बट मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। जो प्रकाश की किरण होती है एकदम सीधा गमन करेगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, यदि अपतन कोण, देखिए ये मिसप्रिंट है, आपतन होता है, अपतन नहीं होता है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, आपतन कोण का मतलब हो गया, मान लिया जाए अगर ये सीधा एक कोई सरफेस है और इस पे एक सीधा लाइन आए और ये टकरा के वापस जाए, तो इधर का कोण और इधर का कोण जो होगा वो बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बट यहाँ 60 डिग्री बनाता है, तो हम लोग का अगर 60 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए मान लिया जाए ये आपका एक बर्तन है, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है और इसमें एक आप छड़ डाल दें। मान लिया जाए आपको ये छड़ डाला हुआ है, तो छड़ तो ये सीधा डाला रहेगा, लेकिन आपको ये छड़ थोड़ा सा इस फॉर्म में मुड़ा हुआ दिखेगा। इसका पीछे का रीज़न पता है क्या है? अपवर्तन के कारण होता है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 4 है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का जो ये अपवर्तनांक है, मतलब जो ये आ रहा है हम लोग का, जैसे इसी को समझते हैं, तो अगर ये साइन आई होगा तो बटा में साइन आर होगा, बटा में क्या हो जाएगा, साइन आर। यानी हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। क्लियर है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात का मतलब वैक्यूम होता है जहां वायुमंडल नहीं होती है। ठीक है, जहां वायुमंडल नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात, यानी वैक्यूम। तो वैक्यूम मतलब जहां वायुमंडल ना हो, वहां प्रकाश की जो स्पीड होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 यहाँ 3 दिया हुआ, मल्टीप्लाई में कितना है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 को एक बार देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो है, इसमें लिखा हुआ है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो ऐसा जो होता है उसके पीछे का कारण होता है समंजन क्षमता। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समंजन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं। तो नेत्र यानी आपका जो आँख हो गया, ये आँख हो गया मान लिया जाए, तो आँख का आगे का भाग आपको क्या है, उभरा हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये उभरा हुआ भाग जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्वच्छ मंडल के नाम से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसी को कॉर्निया भी कहा जाता है। यानी आपका आंसर जो होगा वो तो देखिए ए नंबर स्वच्छ मंडल भी होगा और कॉर्निया भी होगा, क्योंकि दोनों का सेम नाम है, दोनों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एक हिंदी में लिखा है, एक इंग्लिश में कॉर्निया बोला जाता है इसी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका सही आंसर अगर आप लगाएं टिक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों। यानी हम लोग दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर नेत्र का गोलक आपका लंबा हो जाए तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निकट। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उत्तल लेंस से किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो वो होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, लेकिन अभी हमसे अवतल लेंस पूछा है, तो आंसर हम लोग निकट दृष्टि दोष पर टिक लगाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं, जिसमें लिखा 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को 500 क्रम में जोड़ा जाता है। 500 क्रम का मतलब होता है आपको, जैसे कि हम लोग को 500 क्रम जब कभी बोल देगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r। ये पहला R1 होगा, जो 2 ओम का मान दिया हुआ वो R1 का है, R2 होगा प्लस 1/r3 होगा। ये तो हो गया 500 क्रम का। जब श्रेणी क्रम में पूछेगा तो आपको डायरेक्ट R बराबर तीनों को रेगुलर जोड़ देना है, R1 प्लस
R2 प्लस R3। लेकिन आपसे श्रेणी क्रम में ना पूछकर पार्श्व क्रम में पूछा है तो हम लोग का ये ऑप्शन, ये हम लोग का फॉर्मूला लगेगा। और सबको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा कितना, 1 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 ओम। सबको हम लोग जब बटा में लिख के जोड़ेंगे, मतलब 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कट कुट के 1 ही आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें लिखा हुआ है फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। जो फ्यूज होता है आपका उस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, बोला है अभिक्रिया, ये कुछ अभिक्रिया दिया और बोला इसमें से कौन सा सही। तो देखिए जो सी है ना, सी में ओ यहाँ ऐड हुआ। जब कभी भी कोई चीज़ में ओ ऐड हो जाए, ओ जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं उस चीज़ का उपचयन हो रहा है। यानी सी में ओ जोड़ा जा रहा तो सी का उपचयन हो रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सी का उपचयन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH ट्वाइस। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है निम्न में से कौन संचारण का उदाहरण है। ठीक है, देखिए संचारण का उदाहरण को समझते हैं। लोहे में जंग लगना, ये भी संचारण है। चांदी का काला हो जाना, ये भी संचारण है। तांबे के वस्तु का हरा हो जाना, ये भी संचारण है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है रंध्रीय सूचक का उदाहरण है। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, रंध्रीय नहीं होता है बल्कि गंधीय होता है, तो आप यहाँ सुधार लीजिएगा। तो हम लोग इसको रीड करेंगे रंध्रीय ना बल्कि गंधीय, यानी गंधीय सूचक के उदाहरण है। तो देखिए गंधीय सूचक के जो उदाहरण है, जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, पहला वाला में लिखा है वेनिला, और बी नंबर में लिखा है लौंग का तेल, सी नंबर में लिखा है प्याज, और डी नंबर में लिखा है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब तीनों, ये तीनों, तो ये तीनों हम लोग का गंधीय सूचक होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है सोडियम लवण का परिवार है। क्या है सोडियम लवण का परिवार? मतलब जो लवण होता है एक तरह से। ठीक है, और सोडियम भी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि सोडियम में Na आता है। सोडियम का हम लोग का सूत्री क्या होता है, Na होता है। तो देखिए यहाँ भी आपको Na दिख रहा और यहाँ भी Na दिख रहा, दोनों जगह Na है, तो सोडियम तो हो रहा। अब लवण हम लोग को जो बनता है वो Cl और SO4 के साथ ऐड करने से बन जाता है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसके बाद 19 को। और क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में लिखा हुआ इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आपको गलत खोजना है 4 ऑप्शन में, आप पढ़िए ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या? बिल्कुल सही है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए ऑप्शन बी में लिखा है इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नहीं, इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता, ये तो हम लोग का गलत है। ठीक है, क्योंकि इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। हम लोग सी नंबर ऑप्शन को ही पढ़ते हैं। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है। बिल्कुल सही है कि क्षार जो है उसका उपयोग साबुन बनाने में होता है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से 6 कम होता है, मतलब 5 से 6 में ही होता है। ये भी बिल्कुल सही बता रहा अम्लीय वर्षा जो होता है। ठीक है, यानी आपसे खोजना था क्या, आपको खोजना था असत्य। असत्य हम लोग को कौन सा ऑप्शन दिख रहा, बी नंबर, जो ये गलत है। यानी हम लोग का सही आंसर अगर देखा जाए कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ऑप्शन बी सही आंसर मार सकते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है एंटाएसिड, ठीक है, का उदाहरण है। तो एंटाएसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को भी कहा जाता है और बेकिंग सोडा को भी कहा जाता है। यानी सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। तो कुचालक क्या होता है? देखिए जिससे उष्मा ना गुजरे, जिससे होकर उष्मा पास ना करे, ना गुजरे, उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो लेड यानी आपका हो गया एक तरह का शीशा। ठीक है, तो कांच का ग्लास जो होता है उससे एक तरह से उष्मा का नहीं गुजरता है, यानी ये उष्मा का कुचालक है। मरकरी यानी पारा, ये भी उष्मा का कुचालक है। यानी हम लोग आंसर लगा सकते हैं उपयुक्त दोनों, ये दोनों उष्मा का क्या है, कुचालक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको ऐसा कथन खोजना है ये 4 ऑप्शन में जो गलत लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सोडियम चमकीला अधातु है। बिल्कुल सही। हीरा सबसे कठोर
पदार्थ है, ये भी सही। देखिए गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, ये भी सही। और लिखा है ऑप्शन डी में ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी जिससे करंट होकर गुजर सकती है, उसे सुचालक कहते हैं। तो हम लोग का ये ऑप्शन गलत है, यानी हम लोग का अगर सही आंसर पर टिक लगाना हो कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो हम लोग का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, आपको गलत यानी असत्य खोजना था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में लिखा है इनमें से कौन सा संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आपको खोजना है, 4 धातु का नाम दिया है, आपको ढूंढना है कौन अधिक अभिक्रियाशील है। जैसा कि पहला धातु का नाम लिखा है गोल्ड, दूसरा है आयरन, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम। देखिए आपको पता होगा कि सोडियम पोटेशियम ये दोनों अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन इस दोनों में अगर आपसे पूछे सोडियम और पोटेशियम में कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो इन दोनों में पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्यों? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले कौन आता है? पोटेशियम आता है, इसीलिए उसके बाद ना सोडियम लिथियम आता है। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में पोटेशियम ना होता, अब पोटेशियम की जगह में मान लिया जाए आपका कॉपर होता, तो हम लोग का सही आंसर सोडियम हो जाता। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, जिसमें लिखा है इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो देखिए लेड भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कॉपर भी जल के साथ अभिक्रिया आसानी से नहीं करती है, और सिल्वर तो करती ही नहीं है, साथ में गोल्ड भी नहीं करती, यानी आपको अगर सोना लिखा हो तो वो भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो हम लोग का इस हिसाब से सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा उपयुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है सिनाबार किस धातु का अयस्क है। ठीक है, सिनाबार किस धातु का अयस्क होता है? तो सिनाबार जो है ये मरकरी का अयस्क होता है। मरकरी का मतलब क्या होता है? पारा। मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा। आप जानते होंगे Hg के बारे में, है ना? तो मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा, यानी ये मरकरी का जो अयस्क है, जिसको अयस्क को और बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सिनाबार है। क्वेश्चन नंबर हो गया 25। अब देखिए 26 में लिखा है इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। ठीक है, ऑक्सीकारक का उदाहरण आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट भी है और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है, यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम एक तरह से क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं उसमें क्लोरोफिल का उपयोग पत्तियां करती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में तो जो पत्तियां होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ठीक है, और मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम का आपको पता होगा सिंबल Mg होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, जिसमें लिखा ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है। तो ब्रिक यानी किडनी, तो इसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो भोजन का स्थानांतरण के लिए देखिए फ्लोएम उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा सही आंसर, फ्लोएम। लेकिन आपको पौधों में भोजन के स्थान पर अगर जल पूछता कि जल के स्थानांतरण के लिए कौन उत्तरदायी है, तब आंसर हम लोग का क्या हो जाता? तब आंसर जल का पूछे तो जाइलम, जल से जो से जाइलम और जो से जल, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 29 यानी 29, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है थायरॉक्सिन के श्रावण के कौन सा तत्व आवश्यक है, यानी थायरॉक्सिन के श्रावण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो ये आयोडीन आवश्यक होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो हार्मोन है इसका नाम है एब्सेसिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एब्सेसिक अम्ल। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे कितना 32 को। इसमें लिखा हुआ है ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है। तो ब्रिक यानी किडनी, इसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है। शायद ऊपर भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का था, ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में लिखा है जनन मूल घटना है। तो जनन का जो मूल घटना होता है वो डीएनए की प्राप्ति का बनना होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है जैव विकास का प्रकृति विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यानी ये कहना चाहता है कि जैव विकास का प्राकृतिक सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, तो उसको चार्ल्स डार्विन ने दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है आनुवांशिकता का आधार क्या है। तो आनुवांशिकता जो होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चीज़ों का ट्रांसफर होता है, वो डीएनए के चलते होता है। यानी इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखेंगे। 35 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे, जिसमें लिखा है प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग द्वितीय पोषी स्तर भी कहते हैं और साथ ही साथ शाकाहारी को ही कहा जाता है द्वितीय पोषी स्तर। ठीक है, तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी ए और बी दोनों सही, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है परितंत्र के अजैव घटक क्या है। तो परितंत्र के अजैव घटक तापमान है, वर्षा है, मिट्टी, ये तीनों है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो ओजोन परत जो है उसको सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो CFC, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है आपका। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। तो देखिए ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं पूरा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है स्कूल मोटरसाइकिल से जाना। ऑप्शन बी में लिखा है जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना। तो ये तो ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो बिजली का जो स्विच है उसे तो बंद करना चाहिए, तो ये तो हम लोग का पर्यावरण मित्र हो सकता है ना। बोला है कपड़े के थैले का उपयोग करना, ये तो बिल्कुल होगा। और ऑप्शन डी में लिखा इनमें से कोई ये तो नहीं, यानी हम लोग का पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं है। क्योंकि अगर स्कूल मोटरसाइकिल से जाएंगे तो हम लोग पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं करें, हम लोग को साइकिल से या पैदल नज़दीक हो स्कूल तो जाना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन ए सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में लिखा है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो आपको बस इसका डेट याद रखना है, 1970 के दशक में चिपको आंदोलन का स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1970। क्लियर है? तो देखिए ये आपको बस जल्दी जल्दी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये जो मॉडल पेपर सेट आपका जो जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसका इस मॉडल सेट पेपर ये 1 है। हम लोग 2, 3, 4 यानी टोटल 5 है, 5 का 5 की एक बार देख लेंगे। इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे केमिकल रिएक्शन जो आपका आता है संतुलित करने वाला, उसका हम बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और आप ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो बनेगा वो एग्जाम के कुछ घंटा पहले तक हम वीडियो डालेंगे ताकि आप तक जल्दी से पहुंच पाए। ठीक है, और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।